अस्सलामुअलैकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान मेमोरेंडम की तशरीह के हवाले से मुतज़ाद दावे और बयानात आने का सिलसिला जारी है। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका माहदे की गलत तशरीह करने से गुरेज करे। सबसे अहम मामला अपना हुर्मुज़ का है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन को लाजमी करार दे दिया है। ईरानी पासदाराना इनकलाब का यह कहना है कि ईरान से राब्ते के बगैर अपना हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम अपना हुर्मुज़ को किसी एक मुल्क की मलकियत के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्जरलैंड जाएंगी, जहां ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज मार्को रूबियो का जो है वो उन्होंने इससे पहले भी जो है वो ये बात की है कि अपना हुर्मुज़ एक बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाह है और आलमी क़वानीन के तहत किसी भी को इस अहम समुद्री रास्ते पर टोल या फीस आयद करने का इख्तियार हासिल नहीं। गुज़िश्ता रोज कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का भी कहना था कि उनका मुल्क अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने के किसी भी ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेगा। जबकि अपने बयान में अमरीकी सदर का यह कहना था कि ईरान ने अमरीका को आगाह किया है कि अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों से ना कोई टोल टैक्स लिया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके मुंजमद असासों में से कोई फंड्स रिलीज करने की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। नेटो चीफ के साथ बात करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से शिकवा किया कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूं। लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि इटली ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों से तकरीबन 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत दी। उन्होंने यह भी कहा कि इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत ही था। ईरान ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक के जो किरदार हैं उस हवाले से उनके सवालात हैं। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में किसी भी नौयत का ताउन किया है तो इस मामले की वजाहत जरूरी है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज अमेरिका की हिमायत से वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान एक पायलट मंसूबे पर भी बातचीत हुई है और इसराइली हुकाम का यह कहना था कि मंसूबे के तहत जनूबी लबनान के बाज़ इलाकों का कंट्रोल लबनानी मुसल्लह अफवाज के हवाले किया जाएगा। अब ये जो मामला है मुआहदे की तशरीहात के हवाले से इस कदर जो है वो मुतज़ाद मौक़िफ़ ईरान और अमेरिका का क्यों है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आगे ये दोनों किस तरह से बढ़ेंगे, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार आसिफ साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त का। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये जो मेमोरेंडम की तशरीह के हवाले से हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ देख रहे हैं अमेरिका का और ईरान का। क्या आपको लगता है ये गैर मामूली है या फिर जो है वो इसी तरह के बयानात जो है वो किसी ऐसे मुआहदे के बाद जो है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जी रहमान साहब, ये अभी एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब ये है कि हाँ हो गई और अभी जो प्री नक्चुअल्स हैं वो साइन होने हैं शादी से पहले। तो इसलिए आप जरा ये इसको जहन में रखें। एमओयू ने जो है वो बता दिया कि ये जंग खत्म हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ठीक है। उस पर जो है सारे राजियां और उस पर डिमांड भी थी, लेकिन जंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अगर हम जंग तो खत्म कर रहे हैं, आप हमें कहते हैं न्यूक्लियर इशू पे जो है वो आप उसको जीरो पे ले आए, ठीक है, हम राजी हैं और इन प्रिंसिपल हम राजी हैं। लेकिन सवाल ये, व्हाट इज इन इट फॉर अस? ये आपने हम पे जो है वो सैंक्शंस लगाई हुई हैं, हमारे एसेट्स आपने फ्रीज किए हुए। तो अमेरिका की तरफ से हाँ ठीक है, वो भी दूर हो जाएंगे, उसको बात करेंगे। अब ये जो बात करेंगे ये असल में एग्रीमेंट की तरफ ले जाएगा और उन खास इश्यूज पे ले जाएगा। ये ऐसा नहीं है, हर इशू पे एक एग्रीमेंट की जरूरत होगी।
डूज एंड डोंट्स होंगे उसमें, और उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस वो फिक्स होंगे। तो ये इस तरह से होगा। हम वो सोशल मीडिया या हमारे मीडिया में उस पर बहस यकीनन हो रही है, और इसमें भी उनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि पिछले 47 साल से जो मुखासमत चली आ रही थी ईरान के जो डिस्पेंसेशन है और अमेरिका की मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, तो वो तो अपनी जगह जो है मुसल्लम है। तो इसलिए अब ये एक आइस ब्रेकिंग हो रही है। 47 साल में पहली मर्तबा आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बिजनेस करने के इम्कान रोशन हुए। पहले इसका तस्वर भी नहीं हो सकता। आप ये देख रहे हैं कि 47 साल के बाद आप ये सैंक्शंस का हटाने और उनके जो एसेट्स हैं उनकी बहाली की बात हो रही है। पहले ये ऐसी कोई बात होती ही नहीं। हाँ, वो जब जेसीपीओ साइन हुआ था उस वक्त अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस तो हटा दी थी। सेकेंडरी सैंक्शन ये है कि गैर अमेरिकी नॉन अमेरिकन एंटिटीज एंड बिजनेसेस वो बिजनेस कर सकते थे ईरान के साथ, लेकिन जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं जिसका ताल्लुक अमेरिकन एंटिटीज और बिजनेसेस के साथ था वो नहीं कर सकते। अब ये बात नहीं हो रही। अब बात हो रही है $300 मिलियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की। ये पहले कभी किसी ने इसका सोचा भी नहीं था। ठीक है, इसके लिए पैसे ईरान तो नहीं देगा, अमेरिका तो नहीं दे रहा, लेकिन जाहिर है कहीं से फंड इकट्ठे होंगे। इससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए हमें इसको इस तनाजुर में नहीं, इसमें यकीनन ग्लिचेस होंगी, इसमें जो है रुकावटें भी होंगी। इसमें आप स्पॉइलर का हमेशा अब हम रिपीट कर रहे हैं अपने हर बातचीत में, डिस्कशन में। वो स्पॉइलर रोल है इसराइल का, वो बिल्कुल मुसल्लम है, होगा। तो इसलिए हमें ये तमाम तनाजुब को मद्देनजर रखते हुए ये बहरहाल एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इसने ये ऐलान किया है कि अब जंग नहीं होगी, इसको आपने परमानेंटली टर्मिनेट करना है बिटवीन ईरान एंड यूएस एज वेल एज राइट। लेकिन दुरानी साहब, अब इसमें जो आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है वो तो बड़ा बुनियादी मामला है इस रिश्ते के अंदर। ईरान का यह कहना है कि इंफॉर्मेशन ना दी गई, कोऑर्डिनेशन ना की गई तो जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका कहता है कोई टोल टैक्स नहीं होगा और ना ही लेने दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये भी मसला जो है वो आगे ही चलकर इसको हल होना है? देखिए, इसमें ईरान जो है अगर इसमें रखने डालेगा तो ईरान के लिए सियासी तौर पे और डिप्लोमेटिकली उसको नुकसान होगा। ये जैसे पहले जो सिचुएशन थी, स्टेटस को था, उसको बहाल करना होगा। अभी ये एक बात मुसल्लमा हो गई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज अ मिलिट्री टूल यूज किया, उसने अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाया, वो अपनी जगह है। लेकिन यही उसको अब फायदा ये देगी कि उस पर से सैंक्शन उठ जाएंगे। सैंक्शन उठने का मतलब ये है कि वो बिजनेस में आ जाएगा, दरमियान में मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो वो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली ईरान ऐसा नहीं करेगा, अगरचे इसमें खासी हैगलिंग होगी, इसमें बातचीत होगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन आ जाएगा। राइट। और साहब, एक मामला जो इससे जुड़ा है जो कि शायद अभी भी जा नहीं रहा है इस तनाज़े के ख़त्म होने के बाद भी, वो ट्रंप और नेटो का जो ताल्लुक़ है। ट्रंप ने फिर से गिले शिकवे किए हैं। आपके ख्याल में ये जो अमेरिका या सदर ट्रंप की जो नेटो के साथ एक रिलेशनशिप जो दौराने जंग थी, आपके ख्याल में ये भी ख़त्म हो जाएगी या ये आगे भी ऐसे ही चलने वाली है? देखिए, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फ्रॉम डे वन, बल्कि अपने लास्ट जो उनकी स्टेंट थी, उनका टेन्योर था, उस वक्त भी वो नेटो पे क्रिटिसाइज करते रहे। उनका मेन क्रिटिसिज्म ये था कि सारा बोझ जो है वो अमेरिका उठा रहा है। नेटो के जो एंटायर नेटो को सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है, आप लोग बर्डन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अब जो सिचुएशन इस दफा सेकंड टेन्योर में ये उन्होंने
इसको इंश्योर किया कि नेटो ममालिक जो है अपनी सिक्योरिटी खुद करें, लिहाजा अमेरिका उस मामले में अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर रहा है, अपने अखराजात कम कर रहा है, फौजी अखराजात। लेकिन साथ में शिकायत का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें अमेरिका कोई विक्टिम थोड़ी है। अमेरिका देखिए, नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसका मतलब है कि अटैक ऑन वन स्टेट वुड बी कंस्टिट्यूट एज अटैक ऑन एंटायर नेटो। यहाँ तो अमेरिका ने हमला किया और नेटो को उसने कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया था ईरान के कॉन्टेक्स्ट। और फिर इसराइल कहाँ से आ गया? इसराइल की इंस्टिगेशन पे अमेरिका ने भी हमला किया, लास्ट टाइम भी ईरान पे हमला किया, इस साल भी हमला किया। तो ये इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले में ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ, इसीलिए उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। आगे क्या होगा, आगे उनको ये अब देखना है, क्योंकि नेटो के ममालिक भी अब खासे शाकी हैं और उनमें ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं कि एनफ इज एनफ। अब ये अमेरिका जो है उसकी जो डिक्टेशन है वो उनको कबूल नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात हो जाए मुल्क के सियासी हालात की। बजट इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की पेशकश कर दी थी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन बेंचों पर जाकर महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा था कि आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली के बजट इजलास और फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौके पर एहतजाज भी किया था। महमूद खान अचकज़ई ने मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया था। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को 2018 के आम इंतखाबात की तहकीकात करवाने का चैलेंज भी दिया था। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इन इंतखाबात की शफाफ तहकीकात करवा भी ली जाए तब भी नताइज वही आएंगे जो 2023 में आए थे। पीटीआई ने 2018 के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का चैलेंज जो है वो भी कबूल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने मुतालबा किया कि तहकीकात का दायरेकार सिर्फ 2018 तक महदूद ना रखा जाए बल्कि 2014 और 2024 के आम इंतखाबात की भी तहकीकात करवाई जाए ताकि सब हकीकत वाज़े हो सके। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी हैं और ऐवान के अंदर और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अडयाला जेल के बाहर पीटीआई के कारकुनों का झगड़ा हुआ था और वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इकबाल आफरीदी के खिलाफ अरकान ने शिकायत भी लगाई। अरकान ने यह धमकी भी दी कि अगर इकबाल आफरीदी का साथी अरकान के साथ यही रवैया जारी रहा तो वो पार्टी में रहेंगे या फिर जो है वो खुद रहेंगे, जिसके बाद इकबाल आफरीदी की पार्लिमानी पार्टी की रुकनीत जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े इन मामलात पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का जो बजट तकारीर हुई मैं उससे ज़रा आगाज़ करना चाहता हूँ। तो वज़ीर आज़म ने तकरीर की, ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से बात की और हमें साके जमहूरियत की आपको जो है वो दावत दी। दो पार्टियों की भी मिसाल दी कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इसको साइन किया था। इस पेशकश को तहरीक इंसाफ जो है वो, या मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कोई मिसाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इम्कान इसका है, बिल्कुल इसको रद्द नहीं किया जा सकता। देखें, पार्लियामेंट में इस दफा बहुत मैं समझता हूँ बहुत मौसर बजट सेशन हुआ है। अपोजिशन ने अपने मुकर्रर टाइम से तकरीबन 2 गुना हमने टाइम लिया है और हर चीज पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे, फॉरेन अफेयर्स पे, बिजली पे, गैस पे, सिक्योरिटी पे, कश्मीर पे, माशी बुरी जो सूरत हाल है उस पे, ईरान और अमेरिका वाले मामले पे हमने हुकूमत को सपोर्ट भी किया। तो जहां मुखालफत करनी थी वहां मुखालफत की गई, जहां मुल्क को, रियासत को सपोर्ट की जरूरत थी वहां सपोर्ट का भी इज़हार किया गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुखालफत बजाय मुखालफत करते हैं। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है,
कम और बेश ऐसी ही बात इमरान खान साहब ने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे की थी, और उस बात के गवाह सरदार लतीफ खोसा और चीफ विप अहमद डोगर साहब हैं। ये भी दोनों हजरात मेरे साथ थे अडयाला जेल में। खान साहब ने ये बात की थी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टाइप कोई चीज अगर बने तो जाहिर है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब ने। तो रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है? रिकंसिलिएशन का मतलब यही है कि पॉलिटिकल सियासी कुव्वतें बैठें और आपस में इश्यूज को डिस्कस करें और उसका कोई नतीजा निकालें, बजाय इसके कि लान तान हो, मैं उनको गिरफ्तार करूं, वो मुझे जेल में डालें और फिर यही सर्कल चलता रहे। तो जो शहबाज साहब की बात है वो भी तकरीबन इसी तनाजुर में मुझे लगती है, चाहे उसको आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कहें, चाहे आप उसको शहबाज साहब की जो बात है उसको वो कहें, या जो मैं एक बात करता हूं कि सियासी कुव्वतें बैठें। मैं तो एक स्टेप आगे की भी बात करता हूं कि सियासी कुव्वतें बैठें, डिस्कशन करें और अपने साथ फिर एस्टेब्लिशमेंट के भी जिम्मेदार लोगों को नेक्स्ट स्टेप में बैठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि किसी न किसी लेवल पे आपने एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट से भी सियासी सिस्टम की होनी चाहिए, वरना वही होगा जो हमारे साथ हुआ, जो इस पार्लियामेंट के साथ होता रहा है। तो फिर बेहतर ये है कि बैठ के कुछ, अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज होता है, रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लिए जाएं, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत में रहना है। ठीक, इस मुल्क में आगे वे फॉरवर्ड जमहूरियत है, आईन है, लेकिन इस मुल्क में फौज इदारों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने भी रहना है। तो फिर क्यों ना बैठ के डिसाइड कर लिया जाए कि मुल्क में ये रोज रोज के नए तजर्बे ना हो। ठीक है। अली महमूद खान साहब, ये जो अचकजई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर, इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकजई साहब के बतौर ऑपोजिशन लीडर जो वो किरदार अदा कर रहे हैं उससे मुतमईन है? सच पूछे, अगर मेरी बात पूछे तो मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा क्योंकि एक शख्सियत का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदारान हैं जमात के इस वक्त ओहदेदार नहीं हो, उनके जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं बसत एहतराम ये अर्ज करूंगा कि वो अंग्रेजी में ही एक लफ्ज यूज होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, के काम में आप तेजी दिखाएं। लीडर हमारा जेल में है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नहीं है। 75 साल की उम्र है खान साहब की, वो एक स्पोर्ट्स कुव्वत बर्दाश्त है, लेकिन हर आखिर को इंसान है। गर्मी है, जहन्नम की गर्मी होती है जेल में। मैं जेल काट चुका हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि जेल की गर्मी घर की गर्मी से ना आप तशबीह दें। आपको घर में ठंडा पानी है, आपको एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जिस वक्त चाहे नहा सकते हैं, पंखा है, सारा। वो एक छोटा सा कमरा होता है तंदूर नुमा, जिसमें वो 6x8 का होता है। इसी अडयाल मैंने 19 साल में मैंने भी वक्त गुजारा, फिर मरदान में तो उससे भी ज्यादा गर्मी थी। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब के लिए कोशिश अगर वजीर आजम साहब की तरफ से बार बार ऑफर आ रही है, हमारी तरफ से डिले नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एतमाद तो हमें अचकजई साहब पे है और पार्टी ने उनको यकीन दहानी भी कराई है। परसों भी मीटिंग में हमने यकीन दहानी कराई, मैंने ये बात की और पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसकी तौफीक की कि अचकजई साहब अगर मुज़ाकरात में जाते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में आईन की बहाली और जो भी बाकी उमूर हैं, सियासी मामलात हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे आप वज़ीर आज़म हाउस जाएं, चाहे वज़ीर आज़म आपके पास आए, चाहे आप पार्लियामेंट में जाएं। अगर आप कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म के पास नहीं जाता या मैं स्पीकर ऑफिस में नहीं बैठता, तो मैंने तजवीज दी है कि फिर आप पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठें, आईनी कमरे में। जो पार्लियामेंट का कमरा होता है स्टैंडिंग कमेटी का, कायमा कमेटी का, आप समझते हैं इन चीजों को, वो ना हुकूमत का होता है ना अपोजिशन का होता है, वो पार्लियामेंट का होता है जी। तो यहां बैठने में ना किसी की इज्जत बढ़ेगी ना कम होगी। और जब बात मुल्क की सियासी निजाम की बहाली, अदलिया की आजादी और इमरान खान जैसे लीडर की आजादी, सियासी असीरान की आजादी, सियासी जो माहौल है उसमें जो एक हलचल है उसको खत्म करना, उसके लिए तो इंसान को बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एतमाद है, लेकिन ये भी एक फीलिंग है कि जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी तेजी नहीं दिखाई जा रही। लेकिन अली भाई इसके लिए पार्टी के अंदर जो इत्तेहाद है वो बड़ा ज़रूरी है और पार्टी की एफिकेसी पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं आप ही के कुछ कॉलीग्स हैं, उनके झगड़े जिस तरह से सामने आए पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, ये लड़ाइयाँ जो है वो हमने देखी। तो ये जो इख्तलाफात हैं इनके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? रहमान अगर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए तो सब एक है, लेकिन बाकी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें पार्टी के ऑफिस ब्यूरोज का बड़ा रोल है कि वो उसमें एक्टिवली प्रोएक्टिवली किरदार अदा करें। चेयरमैन हो गए, वजीर आला हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए,
पार्लियामेंट्री लीडर्स हो गए जिनके पास इख्तियार है। माजी में ऐसे हुआ है, जिन हजरत का भी मामला हुआ है, पहले भी कुछ हुआ था, मैंने फिर उनका एक दूसरी शख्सियत है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, वो भी जिम्मेदार आदमी है, उनसे फौरी मैंने राजीनामा करवाया। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको मैं अपनी लेवल पे दूर करूं, लेकिन देखें मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं एक एमएनए हूं, ना मैं चेयरमैन हूं, ना मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, ना मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूं, ना मैं अपोजिशन लीडर हूं, ना मुझे कोई शौक है। लेकिन इन ओहदों की अपनी एक ताकत होती है, इंतजामी ओहदे की अपनी एक ताकत होती है। तो जिन लोगों के पास इंतजामी ओहदे हैं, उनको जब ऐसी कोई चीज नजर आए तो आप जो है आराम से घर ना चले जाया करें। इमरान खान जेल में है, उन्होंने हमारी पार्टी आपके हवाले की है, मेरी बात थोड़ी सख्त तल्ख है, रात को घर ना जाएं, पूरी रात लगा के इन लोगों के राजीनामे कराएं कि मसले हल करें। कोई दूसरे से कोई कत्ल मुकातले के मसले नहीं होते, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अगर वक्त पे एड्रेस कर लिया जाए तो मामला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को पनपने दें, जैसे बदन में कोई नासूर है, उसका आप इलाज ना करें तो अगले कोई महीने दो में वो कैंसर बन जाता है। तो इसलिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी आती है, हम तो कोशिश करते हैं, तो हमेशा मैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तस्वीर और मज़ाकरात की बात करता हूँ। अपनी जमात में तो हर वक्त मैं ये कोशिश करता हूँ, लेकिन ये चीजें कुदरती हैं, हो सकती हैं, नॉर्मल हैं, अननेचुरल नहीं है। लीडर आपका जेल में हो, पार्टी तोड़ दी गई हो, आधी पार्टी जेल में पड़ी है, तो ऐसी हालत में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना फितरी अमल है, उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन वही पहली वाली बात जो पिछले सवाल के जवाब में मैंने की थी कि जिस तरह इमरान खान की रिहाई के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मुज़ाकरात की ऑफर है, उसमें डिले या पसोपेश हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब दो साथियों के बीच में कोई मामला हो, उसमें 24 घंटे का वक्त भी नहीं देना चाहिए, एक रात का वक्त भी नहीं देना चाहिए, उसको फौरी एड्रेस करें। भाई हैं, दोबारा गले मिल लेते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर बाद एक कप चाय पे बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, थोड़ा एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अली भाई, लास्टली पार्लियामान के अंदर कुछ बात हुई इंतखाबात पर भी, वजीर आजम ने तो अपोजिशन को कहा है कि 2018 वाला इंतखाब जो है वो खुलवा लें और उसका जो नतीजा होगा वही इसका होगा 2024 का। तो ये मवाजना इन दोनों इंतखाबात का आपके ख्याल में बनता है? ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है जिसको आप खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं कि 2018 से इन्वेस्टिगेट करें, मैं आपको कहता हूँ चलें 2013 से ही कर लें, 13 का भी कर लें, 18 का भी कर लें, 24 का भी कर लें, लेकिन नतीजा क्या होगा? ढाक के वही 2 पात। आगे का रास्ता ये नहीं है, आगे का रास्ता पॉलिटिकल डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग मेरे और शहबाज शरीफ साहब के बीच में नहीं होगा। वो होगा जिस तरह वो एक लफ्ज यूज होता है ना, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, तो इसको आप क्लैश तो ना कहें, लेकिन इसको आप ये कहें कि रिकंसिलिएशन भी ना कहें, इसको डिस्कशन कहें, क्योंकि रिकंसिलिएशन से ये लगता है जैसे पता नहीं सारे एक हो जाएंगे। एक हम नहीं हो सकते, अपोजिशन भी होगी, हुकूमत भी होगी, सख्त बयानात भी होंगे, लेकिन जो लफ्ज मैं यूज करता हूँ ना कि रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लें, यार ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, मतलब इससे नहीं आगे जाना, ठीक है ना। ये एहतजाज है, यहां तक हमने करना है, गोली ना चले, गैर जरूरी लोगों को जेलों में ना डालें, एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ चीजों का लिहाज करे, हम भी उनकी कुछ कमजोरियों या मजबूरियों का लिहाज करें। ये कैसे होगा? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये पॉपुलर ओपिनियन नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी जमात में ओपिनियन है कि खोल दो सारा कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, आगे का रास्ता निकालो, इमरान खान की रिहाई का कुछ करो, क्योंकि ये अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये पता नहीं उसमें शहबाज शरीफ साहब 2 साल गुजारना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, खोलना चाहते हैं आज ही, अभी इसी वक्त मेरा हल का खोल लें, चले, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं कहता हूँ वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये कि इमरान खान साहब की पहली उसमें रिहाई हो, और उसके बाद इमरान खान साहब समेत, और मैं समझता हूँ कि खान साहब की तबीयत ऐसी है कि उनको सपोर्ट की जरूरत होगी सीनियर साथियों की, कि मुज़ाकरात वाले अमल में फिर वो बैठे ज्यादा और खान साहब से फिर अप्रूवल लें या खान साहब को एंगेज करें, क्योंकि खान साहब की तबीयत ऐसी है कि हर मुज़ाकरात उनको बैठा देना, या शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो कुछ सीनियर क़यादत, मंजे हुए सुलझे हुए लोग हमारी तरफ से शामिल महमूद साहब हो सकते हैं, कोई और 1-2 अशखास हो सकते हैं, उस तरफ से राजा सनाउल्लाह साहब संजीदा आदमी है, जो साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज अशरफ साहब वो संजीदा आदमी है, नवीद कमर साहब संजीदा आदमी है, तो ये लोग जो हैं, एहसन इकबाल साहब हो सकते हैं, तो ये लोग ठीक, और हमारी तरफ से कुछ लोग बैठे, पहली उसमें ये लोग बैठे, और मैं कहता हूँ अल्टीमेटली फिर मियाँ साहब, खान साहब, मौलाना साहब और जरदारी साहब, इन लोगों को भी कोई 2-3 नशिस्तों में बैठना होगा जब खान साहब की रिहाई होती है, ताकि आगे की आप गेम सेट कर लें।
यार ये मुल्क आगे जाना है, 25 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का न्यूक्लियर मुल्क है, नौजवान आप जैसे लोग हैं, आप सब ने मुल्क छोड़ के चले जाना है। हमारी हरकतों की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमें रहमान अजहर साहब जैसे काबिल लोग वापस चाहिए। और एक और बात, जो कोई बात नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सिर्फ बैन शतूर कहता हूं, जो मुल्क से बाहर हैं वो भी हमारे जिगर का टुकड़ा है, वो भी पाकिस्तानी है, आपकी फील्ड में से भी हैं, मेरी फील्ड सियासत में से भी हैं और जर्नलिज्म में से भी हैं। उनके जख्मों को भी मरहम रखें, उनको प्यार दें, उनको वापस बुलाएं। वो हमारे भाई हैं, हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन है। तो ये एक सूदिंग टच चाहिए पाकिस्तान के निजाम को कि हम आपस के झगड़े सेट करके इस मुल्क को एक ट्रैक पे चढ़ाएं। उसके बाद चाहे मैं आप हम लोग ना रहें, ये सिस्टम चलेगा। उसके लिए आपको वही बात है कि आपको थोड़ा सा अपना कंधा झुका के दूसरी बात सुनना है और बैठना है। बैठ के मसाइल का हल है, लड़ के मसाइल का कोई हल नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत के मुजव्वज़ा टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी ने बिल की मुतादिद शिकों में वजाहतें और तब्दीलियों की सिफारिश करते हुए निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, टेलीकॉम टावर्स और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क और सरकारी और निजी ज़मीनों पर कानून के इतलाक़ से मुतालिक इबहाम दूर करने पर जोर दिया है। बिल पर उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर कानून की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी ने बिल की बाज़ शिकों की ज़ुबान और तशरीह में बड़ी तब्दीलियों की सिफारिश की है। कमेटी का यह कहना है कि अगरचे बिल का बुनियादी मकसद मुल्क भर में डिजिटल राब्तों और टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाना था, ताहम शहरियों के हकूक़ और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। कमेटी ने यह निशानदेही की है कि बिल में बाज़ मकामात पर टेलीकॉम टावर्स और ज़ेर ज़मीन फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही कानूनी दायरे में बयान किया गया, जिससे इबहाम पैदा हो सकता है। कमेटी ने यह भी वाज़ेह किया कि निजी ज़मीन या इमारत पर किसी भी किस्म की टेलीकॉम तनसीब के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी ज़मीनों, अवामी इदारों माफ़ कीजिएगा, मकामी हुकूमतों और हाउसिंग सोसाइटियों पर कानून के इतलाक़ के हवाले से भी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा कमेटी ने अपनी अबूरी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का यह कहना है कि मालिकान की इजाज़त के बगैर किसी भी निजी इमलाक पर कोई टावर नस्ब नहीं किया जाएगा। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तरमीमी बिल पर सेनेट में उठाए गए एतराज़ात पर वजाहत देते हुए यह भी कहा कि यह बिल मुतनाज़ नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी में बिल की चंद शिकों पर एतराज़ात सामने आए हैं, जिन पर मुशावरत का अमल जारी है। अब ये जो हालिया पेशरफ्त है ये क्या हुई है, ये जो नई तरमीम आई हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा इस कानून के ऊपर, इसी पर जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। परवेज़ इफ्तिखार साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। परवेज़ इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले ये जो वज़ारत कानून की जो नई तजावीज़ सामने आई हैं, ये कहा गया है कि मज़ीद वजाहत की जाए कुछ तारीफ़ात की। आपको लगता है कि इससे जो इस बिल में सुकम थे या जो खराबियाँ थी जिनकी निशानदेही की जा रही थी वो इससे दूर हो जाएंगी? जी, ये वजाहत एक्चुअली पहले ही होनी चाहिए थी, तो ये मसला ही ना आता, लेकिन समहाउ वो रह गया। आप शायद इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक कैटेगरी है लोगों की जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल कहा जाता है, और एक कैटेगरी जो प्राइवेटली हेल्ड सोसाइटीज वगैरह हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज, ये वो। तो ये दोनों आपस में गुड़मुड़ हो गए, इसीलिए इसकी वजाहत करनी पड़ रही है। जो चीज़ें उस पे जिनका इतलाक होता था हाउसिंग सोसाइटीज पे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी हो गया, ये वजाहत की ना होने की वजह से। तो मेरा ख्याल है ये ठीक इक़दाम है, इससे इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर है, अब ज़ाहिर बात है क्योंकि राइट ऑफ वे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है और टेलीकॉम सेक्टर का इस पर बहुत इसरार है, तो आपके ख्याल में ये जो इसरार है टेलीकॉम सेक्टर का राइट ऑफ वे के ऊपर, ये इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? जी, राइट ऑफ वे इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हमने टेलीकॉम को
डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देना है और डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जाना है, तो हमें हर गली हर मोहल्ले में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अब जो 5G आ गया मिसाल के तौर पे, तो 5G के जो टावर हैं, इसमें टावर तो नहीं होते, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोल पे भी लग जी। सकता है, उसका छोटा बेस स्टेशन होता है। तो वो जो बेस स्टेशन है वो जगह जगह लगाने पड़ेंगे। तो जब तक वो नहीं होगा, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको रास्ता ना दिया जाए, राइट ऑफ वे। तो इसलिए ये हर जगह पे जाने के लिए राइट ऑफ वे चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्राइवेट घर के अंदर भी घुसने की जरूरत है, ये जरूरत नहीं है। और ये पता नहीं क्यों हाँ। ये अच्छा। गलत इंप्रेशन पड़ गया, किसी की किसी वजह से किसी कुछ चीज मिस हो गई या मिक्सअप हो गई। लेकिन कॉलोनीज में आपको रास्ता चाहिए, वरना आप कैसे पहुंचेंगे हर घर हर मोहल्ले को कैसे कवर करेंगे? अच्छा। तो इसलिए राइट ऑफ वे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की जहां तक प्रॉपर्टीज हैं या रेलवे लाइन के साथ जगह है या हाईवे के साथ जगह है, वो तो उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट, वो तो उनको मिल जाएगी। लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज में मसला ये उनको आता था टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि जब वो कहीं जाते थे तो वो उनसे हाँ। बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स उनको फेस करना पड़ती थी। फॉर एग्जांपल कहीं पे ये कहा जाता था कि आप अच्छा। अपने रेवेन्यू शेयर करें हमारे साथ, कहीं कहा जाता था कि आप 800 रुपए पर मीटर आप जब केबल डालेंगे तो उसकी आप 800 रुपए पर मीटर फीस देंगे हर साल। कहीं कहा जाता था कि हम अच्छा। तो सिर्फ एक कंपनी को इजाजत देंगे, जो कि बिल्कुल एंटी कंपेटिटिव भी है, कंपटीशन लॉ के भी खिलाफ है। तो ये सब वजूहात की बिना पे ये जी। जरूरी हो गया था कि इसका कोई कानून आता, और बाकी मुल्कों में आ चुका है, ये नहीं कि हमारे यहाँ को पहली दफा आ रहा है। इंडिया, यूएस, यूके हर जगह पे अच्छा। ऐसा कानून है कि वो राइट ऑफ वे मिलता है, तभी टेलीकॉम जो है वो हर गली हर मोहल्ले में पहुंचती है। राइट। लेकिन परवेज़ा, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी लॉज हैं और जिस तरह से ये टावर लगाए जाते हैं, आपके ख्याल में ये मुमकिन होगा कि इस बात का वाज़ेह तौर पर तयन हो कि क्या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में आता है और क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने पहले जो लॉ था, अभी भी गालिबन उसमें थोड़ी सी चेंज तो आई है, लेकिन बेसिकली यही है कि आप जिसके पास राइट ऑफ वे है, जो कस्टोडियन है उस राइट ऑफ वे का, हाउसिंग कॉलोनी मिसाल के तौर पे, उसके पास आप जाएंगे और कहेंगे यहाँ मैंने बिछानी है, आप मुझसे मेरे से ताउन करें और मुझे इजाजत दें, अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हम कर लेंगे। तो वो आपको इजाजत दे देगा बिछाने की, तार बिछाने की, फाइबर ऑप्टिक बिछाने की या टावर खड़ी करने की। लेकिन जहां तक प्राइवेट इंडिविजुअल का घर है, उसमें तो आपको गुजरने के लिए बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा। अच्छा। प्राइवेट इंडिविजुअल की मर्जी है, वो ना दे ना दे। हाउसिंग कॉलोनी की ये मर्जी नहीं है, वो मर्जी पे नहीं जा सकता, उसको तो ठीक। देना ही होगा। अच्छा। लेकिन ये डिस्टिंक्शन जो थी ना, ये डिस्टिंक्शन वाज मिसिंग कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उस पे कोई कतगन नहीं है, कोई वो नहीं है कि वो चाहता है तो आपको इजाजत दे, चाहता है तो आपको इजाजत ना दे। अच्छा। बल्कि मैं तो कहूंगा वो अगर इजाजत नहीं देता और जवाब भी नहीं देता आपका, तो उसको ना समझा जाए। अब मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चीज आई है कि नहीं, लेकिन लॉ में होना यही चाहिए कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल से आप मांगते हैं इजाजत और वो जवाब ही नहीं देता, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए नो, और उस पर कोई वो नहीं है उसके बाद। अच्छा। उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको जरूर रास्ता दे। अच्छा। ये प्राइवेट ठीक। इंडिविजुअल प्राइवेट घर की बात हो रही है। राइट। और कमेटी ने ये भी निशानदेही की है कि जो डिस्टिंक्शन है वो ये भी होनी चाहिए टेलीकॉम टावर्स और ज़ेर ज़मीन ऑप्टिक फाइबर की। आपके ख्याल में ये क्लैरिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है इस लॉ के तहत? जी, फर्क बड़ा जाहिर है कि एक टेलीकॉम केबल है, ये ऑप्टिक फाइबर केबल है, वो जमीन के नीचे दफन है। तो अब उसको अगर किसी को इजाजत देनी है अपने यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल दफन करने की, तो इतना बड़ा मसला नहीं है उसके लिए, कोई भी इजाजत दे सकता है कि हाँ जी आप मेरे घर के सामने जगह जो है सड़क के और मेरे घर की दीवार के दरमियान, उसमें आप केबल डाल दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। ना ही सीडीए को इतराज होगा, ना एलडीए को इतराज होगा। अच्छा। पहले वो फीस लेते थे बाय द वे इसकी। लेकिन जो टावर है वो एक और चीज है, वो तो जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है ना, वो तो आपकी जगह घेर रहा है, आपकी साइट को मुतासर कर रहा है, आपकी यानी वो एक सामने नजर आ रही चीज।
ऐसा नहीं है कि आपने फाइबर डाल दी और भूल जाए वो नीचे अब जमीन के दबी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो फर्क पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा अगेन इसलिए थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है, लेकिन कानून बेसिकली वही है कि जो इजाजत चाहिए एक टेलीकॉम कंपनी को लगाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो दबा हो जमीन में चाहे ऊपर हो, उस पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसको टेलीकॉम कंपनीज को रेडीली वो चीज अवेलेबल हो जानी चाहिए जब भी उनको जानी चाहिए वो। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इफ्तिखार साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, बात कर रहे थे इस इशू के हवाले से वजारत कानून की जो अब तजावीज़ आई हैं इस बिल में तरमीम के हवाले से। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 53 नशस्तों पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली की आइनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 27 जुलाई को इंतखाबात के इनकाद का ऐलान किया जा चुका है, जिसके बाद वहाँ पर सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम जो है वो अपनी अपनी तेज़ कर दी है। इन इंतखाबात में जो तमाम बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी समेत कुल 24 सियासी और मजहबी जमातें जो है वो हिस्सा ले रही हैं और उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका है। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करीब आते ही नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके दरमियान महाजराई भी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए एक 17 रुकनी जो पार्लिमानी बोर्ड है वो भी तश्कील दे दिया है। लेकिन साथ ही साथ वजारत इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुतालिक एक रिपोर्ट को जो है वो हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है और इसे मुस्तरद कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के फैक्ट चेक की जानिब से कहा गया है कि BBC की रिपोर्ट का जो उन्वान है और इसमें जो है वो इल्ज़ामात हैं वो गुमनाम सोर्सेज के ज़रिए जो है वो बताए गए हैं और रिपोर्ट जो है वो उसमें दावे का ना तो कोई वीडियो सबूत है, ना ही कोई आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल है। और इस खबर के जो बरक्स है आज़ाद कश्मीर की तमाम जो रास्ते हैं, शाहराहें हैं, वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुली हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि हकीकत यह है कि जो कलदम एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन हैं उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है वो लूटने की कोशिश की और इन रास्तों को जो है वो बंद करने की कोशिश की। इससे पहले जो BBC की रिपोर्ट आई थी उसमें यह दावा किया गया था कि एहतजाज और धरनों के बायस जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बंद हैं और रास्तों में बंदिश की वजह से इलाके में जो खुराक है और अशिया खुर्दनोश है उसकी किल्लत पैदा हो गई है। अब एक इंटरनेशनल खबर भी आपके साथ जो है वो शेयर करते चले। वेनेजुएला में आने वाला जो 2 क़यामत खेज वहां पर ज़िलज़िले आए हैं उन्होंने वहां पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। दोनों ज़िलज़िले 1 मिनट से भी कम वक्फे के दौरान आए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जो है वो 44% ये इम्कान है कि हलाकतों की जो तादाद है वो 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। अभी तक बिल्कुल इब्तदाई इतलात आ रही हैं, सैकड़ों इमारतें और मकानात वहाँ पर गिर गए हैं। मरकज़ी एयरपोर्ट के टर्मिनल को भी नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। रेक्टर स्केल पर जो ज़लज़ले की शिद्दत थी वो 7.2 और फिर 7.5 रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर दाखिला वेनेजुएला ने भी मुतअद्दिद इमारतें गिरने की तस्दीक की है। ज़लज़लों के बाद वेनेजुएला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मकामी मीडिया के मुताबिक जो कौमी तातील के बायस लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो अपने घरों में मौजूद थी। इस वजह से ख़दशा ये है कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है और तबाही हुई है। कई इलाकों में वहाँ बिजली और इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। ज़लज़ले का दायरा कार जो है वो इतना वसी था कि ज़लज़ले के जो झटके हैं वो कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी महसूस किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लैटिन अमेरिका के ममालिक ने भी शदीद ज़लज़ले से मुतासरा वेनेजुएला की जो मदद है उसको करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के भी सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से इस ज़लज़ले पर और इसके नतीजे में होने वाली हिलाकतों पर अफसोस का इजहार किया गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दें। अल्लाह।